हेलो प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आज से हम लोग अपना चैप्टर जो है क्लास 11 का जो है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लोग हमारे चैनल पर बायोलॉजी चैनल बाय पीके, जितना ये सब लिखा हुआ है ओनली बायोलॉजी चैनल है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और नेट, यूजी, पीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एनएम, यूपी बोर्ड समस्त यहाँ इस चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। और तैयारी के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स जो है इसको आप लोग लिख कर और बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना। आइए आइए हम लोग अपना जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए आइए देखिए, अध्याय हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अध्याय जो है हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर जो फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये सब, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है, ये सब चैप्टर बहुत इंट्रोडक्शन तो बाद में होता जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जो जनक है, जो जनक माना जाता है जीव विज्ञान का, वो अरस्तु जी हैं। और इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल कहते हैं, अरिस्टोटल 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 कहते हैं। देखिए आगे देखिए, बायो। बायो का मतलब जो होता है, बायो और लॉजी, ये दोनों लैटिन शब्द हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी, बायो का मतलब जो होता है लिविंग बींग्स यानी जीवित जीव से। और लॉजी का मतलब होता है टू लॉगस, टू स्टडी, जीवित जीव का स्टडी करना, लॉजी का मतलब होता है, ठीक है ना। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखा है, ठीक है। जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? दो शाखा है। जीव विज्ञान की दो शाखा है। पहला हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के दो शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। जंतु जंतु विज्ञान जूलॉजी कहलाता है, वनस्पतिक विज्ञान बॉटनी कहलाता है। जूलॉजी फर्स्ट देखेंगे, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु के कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में रहती है। अरस्तु अरस्तु जी जंतु विज्ञान के भी कहे जाते हैं जनक, और ये बायोलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं, ये बायोलॉजी के भी। और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में और बीएससी नर्सिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है, पूछा भी गया है, ठीक। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूसरा हमारा था
वनस्पतिक विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान या जिसे हम बॉटनी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों में जैसे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, वनस्पतिक विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का। वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक वर्ड है सजीव। व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? सजीव क्या है? तो देखिए सजीव क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं नोट्स में। सजीव, जीव स्वप्रतिकृतिक, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो वाह उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है, सजीव कहलाता है। ये एनसीईआरटी के लाइन का कहने का मतलब ये है, आखिर हम सजीव किसे कहेंगे? ये सजीव जो ये लक्षण उसमें विद्यमान हो, उन्हीं को तो हम सजीव बोल सकते हैं। तो ये लक्षण विद्यमान रहेंगे तभी तो हम इनको बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये सजीव हैं। सजीव जो होता है स्वनियमनकारी होता है, ठीक। स्वनियमनकारी और वाह उद्दीपनों के प्रति, यानी वाह उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। जैसे बाहरी उद्दीपनों का मतलब समझिएगा, बाहरी उद्दीपनों का मतलब हमारे शरीर जिस बॉडी है उनमें कोई पिंच होता है तो क्विकली एक्शन होता है, इसी को यहाँ पे वाह उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया रखता है। कोई भी जीव है, जैसे उसके पे संकट आया तो वहाँ से वो तुरंत भागता है, क्योंकि वो समझ जाता है, उसके पास तो वाह उद्दीपन हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ इस जगह से हमको वहाँ जाना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। और एनसीईआरटी में एक और लाइन है, ये जीवधारियों के लक्षण, यानी जीव धारण करने के लक्षण क्या हो सकते हैं? ये सिंपल वर्ड समझिए, जीव धारण के लक्षण यानी जीवधारियों का लक्षण है। जीव धारण करने का लक्षण क्या हो सकता है? इसी को तो डिफेंड कर रहा है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं वृद्धि को। वृद्धि ग्रोथ का है आकार में बढ़ना, ठीक है, आकार में बढ़ना तथा संख्या नंबर में बढ़ना वृद्धि है, तथा भार में भी बढ़ने को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण में हम लोग पहला एकदम सबसे स्टार्ट करेंगे वृद्धि 2 प्रकार की हो सकती है, सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है। सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है। वृद्धि, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाया जाए, वे लक्षण जो सिर्फ क्या हो? सजीवों में पाया जाए, क्या कहलाता है? वृद्धि वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाए, निर्जीवों में नहीं। ये स्टार बनाकर एक पॉइंट ये लिख लीजिए, ठीक है, स्टार बनाकर ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। विशिष्ट लक्षण, ये लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाया जाए, निर्जीवों में नहीं। वृद्धि, देखिए वृद्धि सजीवों में भी होता है, निर्जीवों में भी होता है। सजीवों में जैसे 1 कोशिका 2 कोशिका बना दे, 2 से 4 कोशिका बना दे। निर्जीवों में भी वृद्धि होता है, जैसे पर्वत, रेत के टीले, मान लीजिए एग्जाम्पल है पर्वत, इस पर धूल कण आकर बैठेंगे तो उसके संख्या में नहीं बताया, संख्या में बढ़ना तथा भार में बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब इसका भार, पर्वत का भार इतना था और बढ़ के इतना हो गया, तो ये क्या है? वृद्धि हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? निर्जीव में वृद्धि, हाँ हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं, जैसे एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक। अमीबा
अपना कार्य में क्या होती है, अनसेफ होती है, अपने कार्य को किसी भी तौर तरीके रूप ढंग में डाल सकती है, ठीक है ना। अमीबा अमीबा अपने किसी रूप आकृतिक उसका निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकृतिक निश्चित नहीं होता है। अब देखिए हम लोग दूसरा जो हम लेते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका जनन। दूसरा पॉइंट हम लोग दूसरा हमारा जो चर्चा पर चलता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या जीवों का सजीवों का विशिष्ट लक्षण है कि निर्जीवों का विशिष्ट लक्षण है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं भाई साहब जनन जनन जो है जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे, क्यों भाई? जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्या होता है? जनन दो प्रकार का हो सकता है। जनन की पहले परिभाषा यहाँ पे समझिए आप लोग। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है ना। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते नहीं, होते हैं दो प्रकार के जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये नर है मादा है, नर एवं मादा युग्मन से मिलकर क्या नया संतान बना लेगा, तो ये लैंगिक जनन कहलाता है, यानी सेक्सुअल कहलाता है। असेक्सुअल सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। सिर्फ क्या होती है? एक जनक की आवश्यकता, यानी एक कोशिका से डेवलप होकर एक ही कोशिका बनाएंगे, ठीक है। ये एक कोशिकीय में होता है, ये बात याद रखिएगा। एक कोशिकीय में अलैंगिक जनन होता है, बहुकोशिकीय में लैंगिक जनन होता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टार बनाकर तीर बनाकर हम लिखे हैं। लैंगिक जनन होता है बहुकोशिकीयों में, अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय में। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। देखिए कुछ ऐसे सजीव हैं जो क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं करते हैं भाई। कुछ सजीव जैसे खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध मानव, इन सजीवों में जनन नहीं पाया जाता है। इन सजीवों में क्या होता है? जनन नहीं पाया जाता है। सजीवों में खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध मानव, इन सजीवों में जनन नहीं पाया जाता है, इसलिए जनन को विशिष्ट लक्षण हम नहीं मान सकते हैं भैया। क्यों नहीं मान सकते हैं? देखिए इसका एग्जाम्पल है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। कवक बीजाणु क्या करता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुल है, मुकुलन से मुकुल का निर्माण हो सकता है। विखंडन, शैवाल में विखंडन के द्वारा जनन होता है। ये सब एग्जाम्पल हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। बडिंग, व्हाट इज दिस बडिंग? बडिंग मुकुल, ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट के ये जो देख रहे हैं ना फिगर, ये मुकुल से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। इसको हम बडिंग बोलते हैं, बडिंग। देखिए ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किस जीवों का विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। और ये प्लाइनेरिया का एग्जाम्पल है। जीवों का विशिष्ट लक्षण किसे कहेंगे? वृद्धि को कहेंगे, जनन को कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई। ये जीव विज्ञान क्वेश्चन है, पूछता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक क्या किसे कहा जाता है? कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है भाई? इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ लिए थे ना, जनन भी विशिष्ट लक्षण नहीं है और वृद्धि भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो
यहाँ पे हम लोग देखते हैं लक्षण। लक्षण देखेंगे क्या, सजीवों के लक्षण हैं पर विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि और जनन जो है सजीवों को तो लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। हमको क्या जानना है, विशिष्ट लक्षण। वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, क्या सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाना चाहिए। हमको विशिष्ट लक्षण ये ढूंढना है। आइए हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा जो है उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाले, देखिए हमारे शरीर में होने वाले जैविक क्रियाएं होती हैं। यानी हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर में होने वाली समस्त क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जैविक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रिया कहलाती है। हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रिया जो होती है उपापचय क्रिया कहलाती है। किसी भी, स्टार बनाकर पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में, किसी भी निर्जीव में उपापचय नहीं होता है। मान लीजिए कि ये पेन है, पेन में क्या केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा पेन में। कोई ब्लैक बोर्ड है, प्लाई है, उस पर क्या होगा, उस पर मेटाबॉलिज्म होगा। बोल रहा है समस्त जैविक क्रियाएं होंगी उनमें, नहीं ना होंगी। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है ना। ये विशिष्ट लक्षण एक मिला हमको, ये भी याद रखिएगा। सजीवों का विशिष्ट लक्षण सिर्फ उपापचय जो है सिर्फ सजीवों में पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम विशिष्ट लक्षण मानते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे पर हम देखते हैं संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। यानी सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता तथा अनुकूलता क्या होती है, इसको देखिए। अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिकृतिक या अनुकूलता जीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्या है विशिष्ट लक्षण? प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक के जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा अनुकूलता रखते हैं। जैसे पादप व जंतु दो मौसमी प्रजनन दीप्त काल में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है ना। है ये नेक्स्ट। चौथा है लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। जीवन चक्र ये भी स्टार बनाकर पॉइंट लिख लीजिए। जीवन चक्र, जीवन चक्र सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीवन चक्र जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीवन चक्र क्या होता है, देखिए सभी जीव एक निश्चित चक्र का अनुसरण करते हैं। कोई भी जीव हो वह एक निश्चित क्या करता है, निश्चित चक्र का अनुसरण करता है। जन्म व विकसित होता है, यानी जन्म भी लेता है, विकसित भी होता है, प्रजनन भी करता है। कुछ समय के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त कर पाता है और उनके कुछ समय के बाद क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई भी जीव है, जन्म लिया, मान लीजिए कि ये एक जीव है, ठीक है, यह एक जीव है, ओके, ये जीव है, जन्म दिया और ये वयस्क हुआ, वयस्क से फिर जन्म किया, जन्म से फिर वृद्धावस्था में गया, वृद्धावस्था में ये मृत्यु हो गया। तो क्या होगा, ये लाइफ साइकिल है, यानी जीवन चक्र है। क्या है, जीवन चक्र। हमारा छठवां जो है प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, देखिए आप लिख दिया, सभी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। सभी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, संपूर्ण जैविक क्रिया संपन्न होती है। कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर पे।
एग्जाम में पूछता है। संपूर्ण जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। संपूर्ण जो जैविक यानी केमिकल रिएक्शन होने वाले होते हैं वो कहाँ होती हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट में होती हैं। ठीक है ना। ये कोशिका की संरचना है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का कार्य करती है, केंद्रक है, ये उत्सर्जन का कार्य करती है और ये भोजन को जो भी है ये देख लीजिएगा ऑस्मोसिस रेगुलेशन के थ्रू ये काम करती है। जीवधारियों को वास्तव जीव द्रव्य देखिए अभी लिख दिया। जीवधारियों में वास्तविक जीव पदार्थ जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। सेल स्ट्रक्चर कोशिका संरचना, सातवें में देखते हैं कोशिका संरचना। सजीवों के यानी कोशिका संरचना जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। सेल स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और ये भी क्या है? कोशिका संरचना सजीव को विशिष्ट लक्षण होता है। ये कोशिका है, ये बात कर रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी संरचना में समान फंक्शनल रूप में समान है कि यूनिटी बनाकर काम करती है कोशिका। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। कोशिका की संरचना देखिए दो प्रकार की होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल याद रखिए। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु माइकोप्लाज्मा आते हैं और प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिका है। यूकैरियोटिक ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? एक ही कोशिका है जिनका पूरा जीवन चक्र एक कोशिका में ही खत्म हो जाता है। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव जैसे बहुकोशिकीय जीव में पादप व जंतु, कवक और प्रोटिस्टा आदि सब बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक देखिए प्रोकैरियोटिक की संरचना देखिए। प्रोकैरियोटिक इसका डीएनए है बिखरा हुआ है और इसका डीएनए जो है केंद्रक के में सेपरेटेड होता है। और आइए हम लोग पहले प्रोकैरियोटिक की संरचना देखें। डीएनए है, यह प्लाज्मिड है, मेसोसोम है। ठीक है। केंद्रक काला अनुपस्थित होता है, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये दो पॉइंट याद रखिएगा। कोशिका काला अनुपस्थित होते हैं और कोशिकांग भी अनुपस्थित होता है यह प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में समस्त उपस्थित होते हैं। केंद्रक काला, कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, कोशिका भित्ति को हम लोग सेल वॉल के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। मूवमेंट गति भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। गति भी क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण। मूवमेंट गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। देखिए पॉइंट कर रहे हैं, गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का भ्रमण तथा संपूर्ण पौधे जैसे जीवाणु को एक दूसरे को जाने देता है। क्या कहलाता है? गति या मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? गति देखिए मूवमेंट। गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधे जैसे जीवाणु को एक दूसरे को जाने कर गति करता है। गति का मतलब ये सिंपल समझिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले क्या होते हैं? सजीव ही हो सकते हैं, निर्जीव थोड़े उठ कर जाएगा भैया।
सजीव ही ना जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वही मूवमेंट हुआ। ठीक है। श्वसन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है देख लीजिए, एक अपचयिक अभिक्रिया है। क्या है? एक अपचयी अभिक्रिया होती है, अपचयी अभिक्रिया। श्वसन बार बार पूछता है कंपटीशन में, बीएससी हो चाहे नीट हो, पूछेगा कि रिस्पायरेशन कैसा रिएक्शन है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, याद कर लीजिए। कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है क्या? श्वसन, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। श्वसन, श्वसन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है? श्वसन सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। श्वसन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते नहीं होते हैं, दो प्रकार के। पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन खर्च होता है, अवायवीय में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। और वायवीय श्वसन में जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज को प्लस 6O2 के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, तो C6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 kg कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें से 40% ATP में ATP में उपयोग होता है, 60% हीट में यानी ऊष्मा के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए यहीं पर एग्जाम्पल है, ये वायवीय का एग्जाम्पल था ये सब। अब देखिए अवायवीय का, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अवायवीय में जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस लैक्टिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस 28 केजी जूल एनर्जी क्या होती है? कुछ नहीं होती है, वहीं पर डिपेंड हो जाती है। और ये एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, दौड़ते समय हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, इन्हीं रिएक्शन के कारण ऑक्सीजन की वहाँ पे आवश्यकता सप्लाई नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है जब हम लोग दौड़ते हैं, तो तब यही बार बार क्या होता है, उसका ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होने लगता है। इसी कारण से हमारी मांसपेशियाँ थक जाती है। और एक कंपटीशन में पूछता है कि लैक्टिक अम्ल मांसपेशियाँ थकना, इन सब किसका एग्जाम्पल है? यानी अवायवीय श्वसन का कि वायवीय श्वसन का, ये सब एग्जाम्पल पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोषण न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? देखिए नीचे दिया गया है। वायवीय में देख लीजिए, अपचयी यानी एनाबॉलिक। देखिए एक ऑक्सीडेशन और एनाबॉलिक। देखिए अवायवीय यहाँ पे लिखा है, अवायवीय एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक ऊर्जा को क्या बोल रहा है? ऊर्जा को ऊष्मा में, हाँ, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? उपयोग कर लेता है। देखिए न्यूट्रिशन, पोषण भी जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। न्यूट्रिशनल भी जीवों का क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। जैसे देखिए पोषण न्यूट्रिशन दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी में जैसे स्वपोषी में आते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणु। परपोषी वे होते हैं जो, देखिए स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बना सकें। ये सब जितने हैं पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण, कवक, सब क्या है? ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी। ये सभी क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं इन पे, इसलिए इनके हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल
वसा से ऊर्जा होगा। प्रोटीन वसा जो होता है, वसा से हमें ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन को शरीर निर्माणकारी तत्व माना जाता है प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग बताइए कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है कि वसा से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वसा से ज़्यादातर मिलती है, ठीक है ना बच्चों, याद रख लीजिए। आइए हम 11वां देखते हैं, उत्सर्जन। सिक्रीशन क्या होता है, यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या होता है, इसको देखते हैं। सभी जीवधारियों में जितने भी सभी जीवधारियों में अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं। क्या है उत्सर्जन का? कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? सभी जीवधारियों में विशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 kg कैलोरी उस एनर्जी होती है, और ये सब है, ठीक है। और देखिए ये सब क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्लीज़ पढ़कर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारी मांसपेशियाँ थक क्यों जाती हैं, और ग्लूकोज के 1 मोल के लिए, यानी 1 मॉलिक्यूल के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये सब पढ़िएगा आप लोग। और ये जो है उत्सर्जन और क्या है, ये न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन और मूवमेंट, ये सब के जो भी हैं कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, इसमें से आप लोग देख लीजिए कितने विशिष्ट लक्षण हो रहे हैं, और कितने विशिष्ट लक्षण को ही सिर्फ याद रखिएगा, और थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ भी जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।